जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से 25 वाले सेशन के बच्चों के लिए माइनर में पॉलिटिकल साइंस, जहां पे आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ आगे पीछे हो गया वर्ड रिलेशन, इंटरनेशनल लिखा है बट किताब का नाम है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, माइनर में आपके पास पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, और इसी के हम यूनिट नंबर फर्स्ट को आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर आपका इसी यूनिट में कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा तो एक बार सिलेबस देख लो आप। ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश मीडियम में भी, साथ में हिंदी में भी। मैं हिंदी में यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, और 4 यूनिट में 1 बाय 1 हम सारे यूनिट्स कवर करेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 1 कर लेते हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशन को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको पढ़ने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुशासनात्मक इतिहास। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसीलिए हमने इसको कट किया है। मेन हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो यहाँ पे आदर्शवाद, यथार्थवाद और शास्त्रीय विधियाँ जो है, इनके बीच को पढ़ना ज़रूरी है। ये मेन है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है ना, तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है और हम बहुत अच्छे से समझेंगे भी उसको, बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 5th सेमेस्टर की सारी चैप्टर्स और सारे ही माइनर, मेजर, हिस्ट्री का भी हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार वो देख लेना आप। और 5th सेमेस्टर के ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम के आने तक आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो देखो, अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर बात क्या कर रहा है। इस पूरे चैप्टर में बात, या फिर ये कह सकते हो कि इस पूरी किताब में इस बार आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल का मतलब होता है देश के ऊपर लेवल पर। ठीक है, जहाँ यानी कि देशीय स्तर पर नहीं, अंतः देशीय स्तर पर, उसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और जब ये इंटरनेशनल लेवल, जब 2 देशों के बीच में आपस में मिल जाता है तो ये आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, इसको हम बहुत अच्छे से समझते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने, संसाधनों को साझा करने, यानी कि एक दूसरे के संसाधन को यूज़ करने। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, बहुत सारी चीज़ें भारत में चीन की यूज़ की जाती है, मानते हो ना। तो क्या है ये, एक तरीके से बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी, जापान में आप देख सकते हो रोबोट वगैरह सबसे पहले वहाँ पे है। अब रोबोट आपको बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, संसाधनों का साझा करना। और ये जो रिलेशन इन दोनों के बीच बनाता है, यही है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब राष्ट्र से ऊपर उठ के 2 या 2 से ज़्यादा देश आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं। डेफिनेशन आप इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत ही सरल भाषा में लिखिए कि एक दूसरे के साथ सहयोग, संसाधनों को साझा करने और वैश्विक मुद्दों का सामना करने के लिए। वैश्विक मुद्दे जैसे कि कोई भी महामारी आ गई, अभी कोविड-19 आई थी, ठीक है, और उसके अलावा ये ग्लोबलाइजेशन, ये सब, इन सभी मुद्दों को लेकर के जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जो कि किसी विशेष देश या क्षेत्र से परे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हम 2 अलग अलग देशों के बीच में तालमेल बैठा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे बड़े देशों को आमने सामने बैठने का भेदभाव खत्म करने का मौका दे सकते हैं। यानी कि ये स्तर एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पर कोई देश कितना भी छोटा हो या कोई देश कितना भी बड़ा हो, वो सब बराबर है। एग्जाम्पल के लिए आप यूएसए ले लो, अमेरिका है और आज के टाइम का भारत ही है। अमेरिका के कंपैरिजन भारत की जीडीपी नीचे होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें अमेरिका और भारत दोनों एक साथ काम कर रहे हैं देशों के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही आप बात लिख दीजिएगा कि अलग अलग देशों के बीच में तालमेल बैठा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे बड़े देशों को आमने सामने बैठने का, भेदभाव खत्म करने का मौका दे सकते हैं। वर्तमान समय में यानी कि आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। ठीक है, योगदान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हमें अलग अलग देशों के बारे में और उनके विचारों के बारे में भी, साथ में उनकी नीतियों के बारे में भी पता चलता है। किसके वजह से? सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य शामिल होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि कभी भी कोई भी दो देश जब सामने आते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आगे से कोई भी युद्ध वगैरह ना हो, यानी कि युद्ध की पॉसिबिलिटी वो बिल्कुल कम रखना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि विश्व स्तर पर 2 बार महायुद्ध हुआ है, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये नहीं चाहते कि पूरे विश्व को तीसरा विश्व युद्ध भी देखने को मिले। सेकंड पॉइंट, शांति का रखरखाव, मतलब कि युद्ध बिल्कुल भी ना हो। सभी देश आपस में याद रखें कि युद्ध और तनाव, ये हथियार वगैरह, इन सब का उपयोग सही समय पे किया जाए। उसके बाद इसका एक और उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध का होता है कि शक्ति प्रकृति का अध्ययन, यानी कि जब दो देश आपस में मिलते हैं तब यह पता चलता है कि कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है ना, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर है, किस देश के हिसाब से वो कितनी अच्छी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की बदलती प्रकृति का पता चलता है। तो ये सारे ही पॉइंट, अगर एक क्वेश्चन आया लॉन्ग क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने क्यों ज़रूरी है, उनके क्या उद्देश्य है, तो ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो वन बाय वन। अब देखिए, जब दो विचारों की टक्कर आपस में होती है तो और दोनों के बीच में एक पक्ष में और एक विपक्ष में, यानी कि सहमति और एक विपक्ष में होता है, तो उनके बीच एक बहस छिड़ती है और यहीं से पता चलता है कि किसका पक्ष मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से कुछ ऐसा ही है, दो विचार आपस में टकराकर पता चलता है कि बेहतर किस देश के लिए कौन सी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो बहुत ही पुरानी विचारधारा है जिस पर कई बार बहसें होती आई हैं, हम उसी को पढ़ेंगे और यही आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। ये एक विचारधारा आदर्शवाद और एक है यथार्थवाद। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है उसी तरीके से ये दोनों ही आपस की अपने अपने विचारों को लेकर के एक बिल्कुल टक्कर में रहते हैं। आपको यही पढ़ना है और यहीं से आपको एग्ज़ाम में लिख के भी आना है। हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए यथार्थवाद और आदर्शवाद को लेकर के कि अंतर बताओ इनमें, ये कोई भी क्वेश्चन, तो आपको यही बताना। अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, आदर्शवाद EH कार की जो कृति है जिसका नाम है 20 ईयर्स क्राइसिस में ये शामिल है। आदर्शवाद महामानव का चित्रण करता है। आदर्शवाद के जो लोग हैं वो राम, कृष्ण, ठीक है, इन सबको मानता है, ये इन सबको मानता है, इन सबके चरित्र पर चलता है। पर वहीं यथार्थवाद आप देखोगे तो ये लघु मानव का चिंतन करता है। ये कहता है कि कुछ मत करो, सिर्फ पूरे देश से पूंजीपतियों को दूर भगा दो। जैसे ही हमारे देश से पूंजीपति यानी कि प्राइवेटलाइजेशन ख़त्म होगा वैसे ही हमारा देश उन्नति पर यानी कि ऊंचा उठ जाएगा। ये अमेरिका का कंपैरिजन करता है। वहीं आदर्शवाद का अगर दूसरा मत देखा जाए तो आदर्शवाद का सीधा मतलब जो है वो कल्पनावाद से है। ये काल्पनिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कल्पना की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, घातक मूवी, याद है कुछ? घातक मूवी देखी थी जिसमें सनी देओल जब अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और उनके पिताजी जब हॉस्पिटल जाते हैं और उनकी हालत ऐसी रहती है बहुत गंभीर, लेकिन कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आता है। याद होगा, मैं कहानी बता रही हूँ आपको, कोई डॉक्टर को देखने नहीं आता। तो उनके जो पिताजी हैं वो सनी देओल को कहते हैं कि आप जाओ, मेरा एक पात्र दिखाना और उनको बताना कि मैंने अपने टाइम पे गांधी जी से लड़ाई की है, मतलब गांधी जी के आंदोलन में साथ दिया है। गांधी जी से लड़ाई नहीं की है, गांधी जी के साथ उनका आंदोलन में साथ दिया है, ये दिखाना आप। पर जब सनी देओल लेकर जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को ये पत्रा दिखाता है तो वो सब लोग हंसने लगते हैं उस पर। उसका उस पत्रे का उसके ऊपर, उसकी स्थिति के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये था कि आदर्शवाद पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। आदर्शवाद पुरानी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एकत्रित नहीं रहते, वो कल्पनावादी रहते हैं, कल्पना में जीने वाले होते हैं। आदर्शवादी आस्तिक विचारधारा पर आधारित है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? मतलब ये कहते हैं कि इंसान के जीवन में अच्छा समय आएगा, यानी कि ये केवल और केवल भविष्य के बारे में और धैर्य की चीज़ें बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक अच्छा समय भी आएगा तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, आदर्शवाद कहता है। वहीं यथार्थवाद आज के मूल्य पर आधारित है। यथार्थवाद कहता है तुम अपना आज सही करो, भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, ये ऐसा कहता है। आदर्शवाद अतीत जीवी विचारधारा है, उसे अपने देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत का अभिमान है। पर वहीं यथार्थवादी व्यक्ति वर्तमान में जीता है और अतीत में जो भी जीवित या फिर जो भी बीता हुआ उसको एक आडंबर मानता है। वो कहता है केवल समय अनुसार नहीं, केवल समय में जियो, यानी कि आज के समय में जियो, कल क्या हुआ कल क्या होगा नहीं मतलब है उससे। आदर्शवादी समस्या का समाधान खोजता है और यथार्थवादी जीवन की समस्याओं को नग्न चित्रण करता है, यानी कि जो सही है वही आदर्शवादी दिखाता है, यथार्थवाद दिखाता है। आदर्शवाद, याद रखना, पुरानी चीज़ों को
बरकरार रखना चाहता है, और यथार्थवाद जो है वो केवल आज की चीज़ों की बात करता है, जो आज की समाज में दिक्कत परेशानी चल रही है। नग्न चित्रण का मतलब ये होता है सिंपल, वो समाज की गरीबी, भूखमरी, ठीक है, औरतों के साथ जो भेदभाव होता है उन सबको दिखाना चाहता है। कौन? यथार्थवाद। अब देखो, आदर्शवाद में कल्पना और भावुकता के लिए पर्याप्त अवकाश होता है, पर यथार्थवादी वास्तविकता में जीना चाहता है। आदर्शवाद सौंदर्य का उपासक है, आदर्शवाद जो है सौंदर्य का उपासक है, और यथार्थवाद, यहाँ आदर्शवाद से कट कर लेना, यथार्थवाद कुरूपता का समर्थक है। तो याद रखिएगा आप ये सब चीज़ें इसमें लिखिए। कुरूपता का मतलब ये होता है कि यथार्थवादी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, किसानों के साथ जो भेदभाव होता है, नारी के साथ जो असम्मान की स्थिति चल रही है, उन सब के ऊपर इन सब ने पूरे समाज को बदसूरत बना रखा है, ये बोलता है। तो इसलिए उसको कुरूप बोला है। कुरूपता, ये गलत लिखा है तो उसको सही कर लेना आप, कुरूपता। तो ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको करवाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी सोर्स पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करो, और बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की साथ में नोट्स बनाए हुए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा कि आगे चल के ये जो यथार्थवाद है वो 3 और भागों में बटा, यानी कि इसमें कुछ विचार और जुड़े और वो आगे जाकर 3 नए भागों में बटा, शास्त्रीय, संरचनात्मक और नवशास्त्रीय। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि यूनिट 1 का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 जा करके देखिए, जिसमें आपको इन सभी टॉपिक्स और ये जितना भी जो बचा हुआ है ये पूरा पोर्शन हम वहाँ पे कवर करेंगे। बच्चों, अभी के लिए आपको करना ये है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कितनी हद तक इस वीडियो से हेल्प ली, नोट्स आपको कैसे लगे, और इसी तरीके के आपको अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए, समझाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सीरीज़ लेकर के आएँ। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।